नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। उद्योगपति रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में ली अंतिम सांस। आवास पर लाया गया रतन टाटा का पार्थिव शरीर। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। लाओस के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी। लाओस के पीएम और अन्य नेताओं के साथ होगी द्विपक्षीय बैठकें। हरियाणा में विधायक दल की बैठक आज। नायब सैनी का सीएम बनना तय। 2 डिप्टी सीएम भी होंगे। दिल्ली सीएम आवास इलोने पर गरमाई दिल्ली की सियासत। आप और बीजेपी शीश महल पर आमने सामने। नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का रुख सख्त। कहा, अनुच्छेद 370 पर लोगों को नहीं बना सकते बेवकूफ। डोडा में आपकी जीत से गदगद अरविंद केजरीवाल। 13 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के डोडा में धन्यवाद रैली करेंगे। आज भारतीय सेना चीनी सीमा के पास करेगी सीनियर कमांडरों की मीटिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के डूंगरपुर मामले में संभल सर्विलांस इंचार्ज की गवाही। आज होगी रामपुर कोर्ट में सुनवाई। अमेरिका से खरीदे जाएंगे 31 प्रीडेटर ड्रोन। देश में बनेंगी 2 परमाणु पनडुब्बियां। कैबिनेट समिति ने दिखाई हरी झंडी। हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना की दमदार पारी। भारत ने श्रीलंका को हराया। सेमीफाइनल की उम्मीदें बरकरार। पीएम मोदी की तारीफ में ट्रंप ने पढ़े कसीदे। बोले, पिता जैसे दिखते हैं मोदी, मेरे अच्छे दोस्त। अमेरिका से टकराया सदी का सबसे खतरनाक तूफान मिल्टन। 3 घंटे में हुई 3 महीनों की बारिश। बाढ़ की चपेट में 20 लाख लोग। ब्रिटेन में नहीं होगी नगा इंसानी खोपड़ी की नीलामी। 2.30 लाख रुपए थी कीमत। जयशंकर से शिकायत के बाद लिया गया फैसला। इंतकाम के मूड में इजरायल। हिजबुल्लाह के 6 टॉप कमांडर समेत 50 लड़ाके किए ढेर। लेबनान में कर दी मिसाइलों की बारिश। इजरायल ने लेबनान के नागरिक सुरक्षा केंद्र पर किया हवाई हमला। 5 स्वास्थ्य कर्मियों की गई जान। कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मियों के हाथ लगी मायूसी। नहीं मिला महंगाई भत्ता। इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 96.96 करोड़ पहुंची। दूर संचार कंपनियों को हर ग्राहक से 8% अधिक कमाई। विशेष सेबी कोर्ट ने खारिज की केतन पारेख की याचिका। जुर्माना भुगतान में चूक मामले में कार्रवाई। ग्रे मार्केट में 70% घटा ह्युंडई का प्रीमियम। भाव तय होते ही 147 रुपए पहुंचा। वित्त मंत्री सीतारमण बोली, यूरोपीय संघ का प्रस्तावित कार्बन टैक्स मनमाना। भारत के निर्यात को होगा नुकसान। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने बुधवार देर रात 11 बजे अंतिम सांस ली। वे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल की इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू में भर्ती थे और उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। यूं तो रतन टाटा को आज पूरा देश याद कर रहा है, अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि देने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच राजनेताओं ने शोक व्यक्त करने का कैसा जरिया चुना, क्या कुछ लिखा, आपको वो बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं देश की राष्ट्रपति यानी कि द्रौपदी मुर्मू की। द्रौपदी मुर्मू ने लिखा, भारत ने एक ऐसे आइकन को खो दिया जिन्होंने कॉर्पोरेट ग्रोथ, राष्ट्र निर्माण और नैतिकता के साथ उत्कृष्टता का मिश्रण किया। और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की विरासत को आगे बढ़ाया। बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक टाटा ग्रुप को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं ज्यादा था। वहीं टाटा चेयरमैन एन चंद्रशेखरन लिखते हैं,
हम अत्यंत दुख के साथ रतन टाटा को विदाई दे रहे हैं। समूह के लिए टाटा एक चेयरपर्सन से कहीं ज्यादा थे। मेरे लिए वे एक गुरु, मार्गदर्शक और मित्र थे। वहीं पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लिखा, रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने बिजनेस और परोपकार दोनों पर कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा कम्युनिटी के प्रति मेरी संवेदनाएं। वहीं पर मशहूर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी लिखते हैं, ये भारत के लिए बहुत दुखद दिन है। रतन टाटा का जाना न सिर्फ टाटा ग्रुप बल्कि हर भारतीय के लिए बड़ा नुकसान है। व्यक्तिगत तौर पर रतन टाटा का जाना मुझे दुख दे रहा है क्योंकि मैंने अपना दोस्त खो दिया। वहीं गौतम अडानी लिखते हैं, भारत ने एक महान और दूरदर्शी व्यक्ति को खो दिया। टाटा ने मॉडर्न इंडिया के पाथ को रीडिफाइन किया। टाटा सिर्फ एक बिजनेस लीडर नहीं थे, उन्होंने करुणा के साथ भारत की भावना को मूर्त रूप दिया। वहीं पर आनंद महिंद्रा का जिक्र करें तो आनंद महिंद्रा लिखते हैं, मैं रतन टाटा की अनुपस्थितियों को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। रतन टाटा को भुलाया नहीं जा सकेगा क्योंकि महापुरुष कभी नहीं मरते। सुंदर पिचाई लिखते हैं, रतन टाटा से पिछली मुलाकात के दौरान उनका विजन सुनना मेरे लिए प्रेरणादायक था। वे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस लेगेसी छोड़ गए। उन्होंने भारत में मॉडर्न बिजनेस लीडरशिप को मार्गदर्शन देने और डेवलप करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह लिखते हैं, रतन टाटा के निधन पर उन्होंने शोक व्यक्त किया और एक लंबा पोस्ट किया। अमित शाह ने लिखा, जाने माने उद्योगपति और सच्चे राष्ट्रवादी रतन टाटा के देहांत से गहरा दुख हुआ। शाह ने कहा था कि रतन टाटा ने अपना जीवन निस्वार्थ भाव से हमारे देश के विकास के लिए समर्पित किया। हर बार जब मैं उनसे मिला तो मुझे भारत और इसके लोगों के भलाई के प्रति उनका उत्साह और प्रतिबद्धता से मजबूत नजर आया और मुझे ये भावना चकित कर देती थी। हमारे देश और इसके लोगों के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने लाखों लोगों के सपनों को खिलने में मदद की। ये समय रतन टाटा जी को उनके प्यारे भारत देश से दूर नहीं ले जा सकता। वे हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। मेरी संवेदना टाटा ग्रुप और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ है। वहीं पर अखिलेश यादव लिखते हैं, जिन्होंने सिखाया कैसे उसूलों के साथ कारोबार किया जाता है, अपने लाभ को कल्याण के लिए लगाया जाता है। ऐसे महान रतन टाटा जी का जाना इतिहास के एक पन्ने का पलट जाना है। भावभीनी श्रद्धांजलि। भारत के अनमोल रतन श्री रतन टाटा को अल फोकस फाउंडेशन के चेयरमैन व रुआ जनाब एम माजिद सिद्दीकी साहब की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। मुंबई म्यूनिसिपल एंड प्राइवेट टीचर्स यूनियन द्वारा बेस्ट टीचर्स अवार्ड एंड एजुकेशन समिट का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन उर्दू टीचर्स यूनियन के प्रेसिडेंट जनाब जावेद अंसारी, वाइस प्रेसिडेंट जनाब मुबीन खान और जनरल सेक्रेटरी जनाब तौसीफ शेख द्वारा अंधेरी वेस्ट के मेयर हॉल में 5 अक्टूबर को रखा गया था। कार्यक्रम में जनाब अनवर अहमद आज़मी, जनाब मुश्ताक अंतुले, जनाब हाजी अब्दुल हमीद शेख, जनाब मुसद्दिक पटेल मौजूद थे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा इन सभी लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया इखलाक सर, आज के हमारे ये मुंबई म्यूनिसिपैलिटी एंड प्राइवेट उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जावेद अंसारी साहब, जो हमारे जूने दोस्त हैं, जिन्होंने हर साल, ये साल नहीं, जैसे हर साल उर्दू ज़बान को ज़िंदा रखने के लिए बहुत कठिनाइयाँ आती है, इतना आसान नहीं है ये सब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, इतनी यूनियंस की टीचर्स लोग को इकट्ठा करना, ये सब जो है बोलने के लिए बड़ा आसान होता है कि हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दिया है, पर ये प्रोग्राम रखने के पीछे, इसको यूनियन को ज़िंदा रखने के पीछे यूनियन की इतनी तकलीफ़ें, इतनी मेहनत से जो ये काम कर रहे हैं, इनके लिए मैं जावेद अंसारी साहब को मुबारकबाद भी देता हूँ और शुक्रिया अदा भी करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि जावेद अंसारी साहब ये मेहनत को आप आगे चलाइए।
इसके लिए हमारी जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम सब आपके साथ में जुड़े रहेंगे। मैं जब से इस प्रोग्राम में आया हूँ ये सोच रहा हूँ कि जिनकी पूरी ज़िंदगी तदरीस में जाती है उनके सामने हम क्या तकरीर करेंगे। आप लोग एक नस्ल को तैयार कर रहे हैं और ये नस्ल जो आपके ज़ेरे तरबियत तैयार हो रही है, हम सब यहाँ जितने भी बैठे हुए लोग हैं, हम सब भी आपके मरहून मिन्नत हैं। आप ही लोगों ने हमको भी तैयार किया, पढ़ाया। मैं जब भी किसी भी जलसे में जाता हूँ, आज तो खैर मैं आप टीचरों के बीच में हूँ, लेकिन जब मैं नहीं भी होता हूँ तब भी कई मर्तबा मैं अपने उस्तादों को याद करता हूँ जिन्होंने मुझे पढ़ाया, और जहाँ मौका मिलता है मुझे तो मैं अपने उस ज़माने के प्रिंसिपल अंजुमन इस्लाम हाई स्कूल में पढ़ने का मुझे मौका मिला। बहुत अच्छे टीचर्स मिले मुझे। हमारे प्रिंसिपल खलीफा ज़ियाउद्दीन साहब थे, हमारे एक उस्ताद काजी अतर मुबारकपुरी साहब थे, हमारे एक उस्ताद मौलाना ज़ियाउद्दीन बुखारी साहब भी थे। तो इन सब लोगों से पढ़ने का मौका मिला, और उसके बाद में जो है वो अपनी आगे की तालीम के लिए सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में गया, और सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में भी मैं मतलब बहुत अच्छे उस्ताद मिले कि हमारे बच्चों को हमने ये सिखाना चाहिए जो कि प्राइमरी लेवल की टीचिंग आप करते हैं, इसलिए आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जब कोई भी तालिब इल्म कॉलेज में जाता है तो वो 3 साल के लिए 4 साल के लिए रहता है। आपके पास जब वो आता है तो तकरीबन 10 साल आपके पास रहता है, मतलब पहली से 10वीं तक तो वो आपके पास है। अब मुझे मालूम नहीं यहाँ पे जूनियर टीचर्स भी हैं कि नहीं, जूनियर कॉलेज के टीचर्स हैं या नहीं हैं। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि वो आपके पास जब वो आता है तो आपके पास 12 साल रहता है, और कॉलेज में जाता है तो सिर्फ 3 साल ग्रेजुएशन के लिए, जो हमारा ट्रेडिशनल ग्रेजुएशन था BA BCom BSc, और अगर वो प्रोफेशनल कॉलेज में जाता है तो 4 साल या 5 साल। लेकिन बुनियाद जो है वो आपने डाली है। आपने अगर उसका ज़ेर ज़बर दुरुस्त नहीं किया है तो वो आगे चलकर उसकी इमारत जो है वो टेढ़ी जाएगी, वो सीधी नहीं जा सकती ऊपर। मैंने अपने ज़ाती तजुर्बे से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो ज़बानें सीखी, चाहे वो उर्दू सीखी, चाहे अंग्रेज़ी सीखी, चाहे मराठी सीखी, करिकुलम में निसाब में ये सब है अपनी जगह पर, लेकिन आप यकीन मानिए कि मैंने अपने उस्तादों से ज़्यादा सीखा है और किताब से कम सीखा है। मैंने अपने उस्तादों को बोलते हुए सुना और मैंने उनको ऑब्ज़र्व किया। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हमारे तलबा में ऑब्ज़र्वेशन का मादा कम से कम होता जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं कि उनको या तो फिर जिस तरह से वर्चुअल एजुकेशन की बात हुई है, किताबों के अलावा वर्चुअल एजुकेशन हो रहा है, तो उसमें वो किसी भी एक शख्सियत को या एक अपने सबसे बड़ी शख्सियत तो टीचर की होती है। हर स्टूडेंट के लिए अगर वो किसी को मेयार बनाना चाहता है या किसी को फॉलो करना चाहता है या किसी की तकलीद करना चाहता है तो किसकी करेगा वो? उसके सामने तो टीचर ही है पहले, है ना। अपने वालिदैन के अलावा
वो वालिदैन से भी ज़्यादा वो अपने टीचर को ही करता है। नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़े बयां, नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़े बयां, जो बड़ा ही रहम वाला है निहायत मेहरबान। अजीज़ साथियों, आज का ये प्रोग्राम 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है इसे। पहला हिस्सा जो है टीचर्स एजुकेशन सुमित का है, जिसमें कुछ एक्सपर्ट्स जो हमारे टीचर्स के दरमियान से ही उनसे कुछ बातचीत होगी, कुछ उनके तजर्बात से, कुछ उनके एक्सपीरियंस से हम सब यहाँ बातें सीखेंगे। तमाम शुरका का मैं इस्तकबाल करता हूँ। साथ ही हमारे यहाँ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं तो उनसे भी आप थोड़ी देर में आप भी सवालात कर सकते हैं। इससे कबल मैं बताते चलूँ कि आज हम जिस दौर में हैं उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आ गया है और हम देख रहे हैं कि जो नई नई चीज़ें आई हैं तो तालिब इल्म उससे कोप अप कर पा रहे हैं या नहीं, टीचर्स बच्चों के साथ मौजूद है या नहीं, टीचर्स बच्चों को सही तरीके से तरबियत दे पा रहे हैं या नहीं, या कहाँ हमारी कमी हो रही है। तो इस पर बहुत एक बड़ा जो है वो तालीमी इस पर जो है वो नया एक सवाल उठ रहा है। आपने बिल्कुल सही फरमाया सर कि गुज़िश्ता चंद सालों से हम लोग जो 2018 से है, मैं देख रही हूँ, जो मेरा 6 साल तजुर्बा है कि डीएड में जो स्टूडेंट्स आ रहे थे तो जब हम उनसे पूछते थे कि आप क्यों आ रहे हैं, तो उनका इंटरेस्ट थोड़ा यही तरफ था कि कुछ कहीं एडमिशन नहीं मिला तो हम डीएड की तरफ आ रहे हैं। लेकिन अभी जो एनईपी लागू हुआ है पिछले साल से, तो उसमें कैसा था कि डीएड को कंप्लीट तौर पर बंद कर दिया जाए, ऐसा हो गया था। तो इस वजह से लास्ट ईयर हम लोगों को इतने एडमिशन नहीं मिल पाए थे। लेकिन उसके बाद क्या हो गया कि 2028 तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया है और चांसेस है कि बहुत सारे टीचर्स भी अभी रिटायर होंगे, तो वैकेंसीज़ भी हो सकती है, होने के चांसेस है वैकेंसीज़ के। और तो इस वजह से ये एक रीज़न तो ये है सर कि वैकेंसी लग रही है, एक चांसेस है कि आएगी, इस वजह से भी बच्चे आ रहे हैं एडमिशन में। और दूसरी वजह ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो हमारे पास बच्चे आए हैं तो वो अपने अंदर दर्स व तदरीस का जज्बा लेकर आए हैं। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। हमारा ये बैच जो है फुल कंप्लीट एडमिशन हुए हैं हमारे पास और अल्हम्दुलिल्लाह सब वही जज्बा लेकर आए हैं कि हमें अपनी कौम के लिए कुछ करना है। इमरान साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि हम लोग जो है हमेशा एक लफ्ज़ हमारी ज़बान पर, हमारे होठों पर होता है कि क्वालिटी एजुकेशन। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा क्वालिटी एजुकेशन क्या है, इसको आप डिफ़ाइन करें मुख्तसर में। क्वालिटी एजुकेशन जिसको इक़दार की तालीम या मेयार तालीम भी कहते हैं। आप पूछना ये चाह रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डिफ़ाइन कीजिए। जी जी, ओके। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मीन्स लिटरेसी और न्यूमरेसी प्राइमरी लेवल पे आनी चाहिए, सेकेंडरी लेवल पे उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए। मेनली हमारा रूट कॉज ये है पूरे एजुकेशन सिस्टम का कि यहाँ पे चीज़ों को बहुत ही सॉफ्टली लिया जाता है, सेंसिटिव इश्यूज़ को इतना सोशल साइंसेस की अगर बात करें तो कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको इतना सॉफ्टली टीच किया जाता है। बच्चे के अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर आना चाहिए, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ ले जाता है। और रेस्पेक्टिवली ऑल द सब्जेक्ट शुड बी टीच विद द प्रॉपर मैथडोलॉजी एंड यूजिंग द इक्विपमेंट। कि जो मेयार तालीम के अहदाफ मुतय्यन किए गए नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर, तो क्या हम उसको हिंदुस्तान में हासिल कर पा रहे हैं? या मुंबई की बात लें या उर्दू मीडियम की बात लें कि वो जो अहदाफ मुतय्यन किए गए हैं तो उसको हम हासिल कर पा रहे हैं या नहीं, पहली बात।
और अगर नहीं कर पा रहे तो उसकी दुश्वारियाँ क्या हैं और उनकी वजूहात क्या हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप उस पर ज़रा सा रोशनी डालें। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बहुत ही वसी नुक्ते की तरफ आपने इशारा किया है सर। चंद लफ्ज़ों में इसे मुकम्मल करना मुमकिन तो नहीं है, फिर भी जो अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं उसकी बुनियाद पर जो निसाब बनाया जाता है या दर्स व तदरीस पर अमल किया जाता है, वो हर सतह पर हर कोई कोशिश ज़रूर करता है, फिर भी कहीं ना कहीं तिश्नगी या कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो रही जाती है और उसकी वजूहात बहुत सारी हो सकती है। मुंबई में अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि वसाइल की कमी हो या फिर असातिज़ा की तरबियत का मसला हो या हमारे माहौल जो आसपास का माहौल, फ़िलहाल अभी डिजिटल वर्ल्ड जो कर रहा है बच्चों पर काम, बच्चे पूरी तरह से इंटरनेट की हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी के हो चुके हैं। ऐसे में जैसे कि सर ने जो भी जावेद सर ने कहा था क्वालिटी एजुकेशन के बारे में, तो यहाँ पर वही दिक्कतें आ रही हैं कि अहदाफ मुकर्रर करते हैं, निसाब मुकर्रर होता है, किताबें भी जो है अच्छे से असबाब मुंतखब होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं काम करने पर दुश्वारियाँ आती है और वो दुश्वारियाँ किसी हद तक माहौल के हिसाब से हो सकती है, वसाइल के हिसाब से हो सकती है, काम करने वालों की तरबियत के हिसाब से हो सकती है। तो इस पर बहुत वसी नुक्ते से बात करने की ज़रूरत है। अल फोकस फाउंडेशन के रुआ जनाब M.A. माजिद सिद्दीकी ने कार्यक्रम में आए तमाम मौजूद लोगों को हार्दिक मुबारकबाद पेश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस हिंदुस्तान के लिए। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमिनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।